हेलो एवरीवन, हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे अप्रैल मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन। हम ये वाली मैगजीन कवर कर रहे हैं और इसमें हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और यूपी स्पेशल इतने टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये क्लासेस अभी नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे आर्थिकी। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 25 पे। ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 25 पे आर्थिकी दिया हुआ है। हम सबसे पहले इसमें डिटेल्ड न्यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी वन लाइनर न्यूज़ पढ़ेंगे और हम इन न्यूज़ को बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पे बुक में ये दी हुई हैं। और अगर आप हमारे साथ ये मैगजीन कवर करना चाहते हैं तो साथ में ये बुक खोल लीजिए और हम यहाँ पे क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसको आप साथ में हाईलाइट करते चलें ताकि आपके लास्ट टाइम के रिवीजन में वो हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आर्थिकी। इसकी सबसे पहली न्यूज़ ये है कि निर्यात प्रोत्साहन मिशन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 7 अतिरिक्त हस्तक्षेपों को मंजूरी दे दी गई है। देखिए 24 फरवरी 2026 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है एमएसएमई को सशक्त बनाना और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि एमएसएमई को सशक्त बनाना और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, यानी कि वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने के योग्य हो जाए। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस मिशन के तहत 7 अतिरिक्त हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशंस को लॉन्च किया गया है और 7 को लॉन्च किया गया है और इसके तहत प्रस्तावित कितने हैं? 11 प्रस्तावित है इसके तहत, यानी कि 11 इन्वेंशंस इसके तहत प्रस्तावित हैं, जिसमें से 7 को लॉन्च किया गया है। और अब अगर ओवरऑल देखें तो हम देखते हैं कि 10 अभी करंट में रनिंग है, 10 चालू हैं। इसके प्रमुख स्तंभ क्या है? निर्यात प्रोत्साहन, एटीआई, सीएई और ईईओ और निर्यात दिशा यानी कि ट्रेस, फ्लो, लिफ्ट आदि इसमें शामिल हैं। ये इसके प्रमुख स्तंभ हैं। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन होता क्या है? ये सरकार द्वारा अपनाई गई एक रणनीति है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना है, निर्यात बाधाओं को कम करना है और घरेलू उद्योग को वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। अब इससे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत कितने अतिरिक्त हस्तक्षेप लॉन्च किए गए हैं? तो ये 7 लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। वित्त वर्ष 2025 में बैंकिंग क्षेत्र में एफडीआई में गिरावट आई है, कमी आई है। वित्त वर्ष 24-25 में बैंकिंग क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह घटकर $115 मिलियन रह गया, जो कि ये बहुत कम हो गया है। देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में ये $898 मिलियन था, जो कि घट के $115 मिलियन हो गया है। इसमें बहुत ज्यादा ही गिरावट आई है। भारतीय स्टेट बैंक में अगर हम देखें, ये तो ओवरऑल की बात हो गई कि गिरावट आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफडीआई आया नहीं है। तो अगर ये देखें कि एफडीआई सबसे ज्यादा कौन से बैंक में आया है तो ये एसबीआई में आया है। कितना आया है? जितना भी ये $115 मिलियन आया है, इसका जो 11.07% है ये एसबीआई बैंक में आया है। इसके बाद कैनरा बैंक में 10.55% आया है और बैंक ऑफ बड़ौदा में 9.43% आया है। देखिए एसबीआई में सबसे अधिक 11.07 विदेशी शेयर धारिता दर्ज करी गई है। इसके बाद कैनरा बैंक में 10.55% और इसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई आया है एसबीआई में, फिर कैनरा बैंक में और इसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में। पीएमएमवाई के तहत 2 जनवरी 2026 तक 37.31 लाख करोड़ रुपए के 56.31 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं। ये क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। और किसी भी बैंकिंग कंपनी की 5% या अधिक पूंजी हासिल करने के लिए आरबीआई की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। ये क्या है? ये एक नियामक नियम है। अब एफडीआई होता क्या है? ये एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश की संस्था में किया गया निवेश है जो कि व्यवसाय पर नियंत्रण और स्वामित्व प्रदान करता है। मेनली आप इसमें ये याद रखिएगा कि एफडीआई में बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आई है और एफडीआई सबसे ज्यादा कौन से बैंक में आया है? तो एसबीआई में आया है, उसके बाद कैनरा बैंक में आया है और उसके बाद किस में आया है? एसबीआई में, कैनरा बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में।
इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, और एफडीआई की परिभाषा याद रखिएगा, बस इससे ज्यादा आपके लिए इस न्यूज में और कुछ भी जरूरी नहीं है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक विदेशी हिस्सेदारी किस बैंक में दर्ज करी गई है, तो ये एसबीआई है। आगे बढ़ते हैं। आईआईसीए द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है। आईआईसीए क्या है कि इंडियन कॉर्पोरेट कार्य संस्थान ने भारत के नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक सलाहकार समूह का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता, इस समूह का नेतृत्व आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ ज्ञानेश्वर कुमार सिंह कर रहे हैं। मेनली आप याद रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। समूह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन को सरल बनाने के लिए ये शोध का आयोजन करेगा, और आईआईसीए का स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इस समूह के लिए अनुसंधान और समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आईआईसीए का स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इस समूह के लिए अनुसंधान और समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है, ये सूचकांक दर्शाता है कि किसी देश में व्यवसाय शुरू करना और संचालित करना कितना सरल है, और या उसमें कितनी मेहनत है, या बेहतर रेटिंग निवेश को आकर्षित करती है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बताता है कि किसी देश में व्यापार करना कितना सुगम है या कितना कठिन है, उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या कितनी सरलता है, कितनी सरलता से लाइसेंस मिल जाता है, ये सारी चीजें ये बताता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आईआईसीए द्वारा गठित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सलाहकार समूह की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो ज्ञानेश्वर कुमार सिंह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की विद्युत क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 25-26 के पहले 10 महीनों में यानी कि जनवरी 2026 तक भारत ने रिकॉर्ड 52,537 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का अगर हम योगदान देखें तो कुल वृद्धि में नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें कि सौर, पवन, ये सब शामिल होती हैं, इनकी हिस्सेदारी 75.5% है, जो कि मेगावाट में अगर हम देखें तो कितनी है, 39,657। और भारत की कुल क्षमता लगभग कितनी है, 521 गीगावाट तक की पहुंच गई है, जिसमें पहली बार गैर जीवाश्म क्षमता यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी रही है, 271.9 गीगावाट, इससे आगे निकल गई है ये। और इसमें अग्रणी राज्य कौन है, अगर नवीकरणीय क्षमता में हम बात करें तो इसमें अग्रणी राज्य गुजरात है और फिर राजस्थान है। गुजरात और राजस्थान ये दोनों 44 गीगावाट के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि विद्युत क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कितनी हो गई है विद्युत क्षमता, ये 52,537 मेगावाट हो गई है, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान नवीकरणीय ऊर्जा का है। और कितनी बढ़ के ये हो गई है, 521 गीगावाट तक पहुंच गई है। और इसमें अग्रणी राज्य कौन से हैं, तो गुजरात और राजस्थान 44 गीगावाट के साथ इसमें अग्रणी स्थान पर हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि वित्त वर्ष 25-26 में जोड़ी गई रिकॉर्ड विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है, तो इसकी हिस्सेदारी है 75.5%। ये यहाँ पे जो हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर में भारत की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित पारदर्शी सार्वजनिक प्रणाली का शुभारंभ किस शहर में किया गया है या किस राज्य में किया गया है। आपको ऑप्शन दे देगा गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा, गुजरात। ये आप याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में। लाभार्थियों को आरबीआई के माध्यम से डिजिटल कूपन सीधे हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे जिन्हें उचित मूल्य की दुकानों पर जाके रिडीम कराया जा सकेगा। और इस प्रणाली का लक्ष्य डिजिटल तकनीकी के माध्यम से राशन वितरण को पारदर्शी, आधुनिक और रिसाव मुक्त बनाना है। इसका उद्देश्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यह पहल गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, वलसाड और सूरत जिलों में भी शुरू करी गई है। और ये अगर हम देखें कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा होती क्या है, तो ये आरबीआई द्वारा जारी की गई मुद्रा का एक डिजिटल रूप है और भौतिक नकदी के समान ही कानूनी
निविदा भी होती है, यानी कि जैसे अभी जो करेंसी हमारी लीगल टेंडर है जो चल रही है नोट कॉइन्स, सेम वैसे ही डिजिटल मुद्रा भी, डिजिटल करेंसी भी लीगल टेंडर होती है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये गांधीनगर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अर्बन चैलेंज फंड और स्टार्टअप फंड 2.0, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय सहायता वाले फंड को मंजूरी दी गई है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय सहायता वाले फंड को मंजूरी दी गई है और ये संचालित कब से कब तक होगा, ये फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक की संचालित होगा। और इसमें क्या है, यूसीएफ वित्त पोषण, इसमें 25% लागत केंद्र वहन करेगा और 50% बाजार स्रोतों से जुटाया जाएगा। और अगर हम स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 की बात करें तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फंड्स ऑफ फंड 2.0 की स्थापना को इसके तहत मंजूरी दी गई है। अब फंड ऑफ फंड्स क्या होता है, ये एक निवेश रणनीति है जिसमें सीधे स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करने के बजाय अन्य प्रकार के फंडों में निवेश किया जाता है, जिससे कि जोखिम कम होता है, रिस्क कम होता है। अब अगर हम बात करें रेलवे मल्टी ट्रैकिंग की, तो इसमें 4 राज्यों में 389 किलोमीटर को कवर करने वाली 18,509 करोड़ रुपए की 3 रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, इसमें मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये और ये फंड्स ऑफ फंड्स होता क्या है। अब इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा कि शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्वीकृत अर्बन चैलेंज फंड का कुल कॉर्पस कितना है, यानी कि इसमें कितना अमाउंट शामिल है, तो यह है 1 लाख करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष 2024, 13 फरवरी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सीपीआई की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2024 जारी किया है, जो कि पहले क्या था 2012 था, यानी कि बेस ईयर चेंज हो गया है। पहले बेस ईयर 2012 था, अब ये परिवर्तित होकर 2024 हो गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस आप ये याद रख सकते हैं इसमें कि बेस ईयर क्या हो गया है, 2024 हो गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। और ये एनएसएसओ के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन द्वारा मासिक ग्रामीण शहरी बाजार डेटा और साप्ताहिक ऑनलाइन मूल्य इसके तहत एकत्र किए जाएंगे। और इसमें जो बास्केट होती है जिसके आधार पर ये मूल्य डिसाइड किया जाता है, तो उसमें भारत में अगर ग्रामीण वस्तुएं देखें तो वो 299 से बढ़कर 358 हो गई हैं, शहरी वस्तुएं 298 से बढ़ के 298 से बढ़ के 358 हो गई हैं और सेवाएं इसमें 40 से बढ़ के 50 हो गई हैं। और ये घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 पर आधारित है और खाद्य पेय में हिस्सेदारी कम हुई है, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा घटक बना हुआ है, इसमें हिस्सेदारी कम हुई है बट फिर भी ये अभी ज्यादा ही है। अब कंज्यूमर मूल्य सूचकांक होता क्या है, ये खुदरा मूल्य परिवर्तनों का मासिक मापक है जो कि मुद्रास्फीति को यानी कि इन्फ्लेशन को बताता है। अब इसमें आप मेनली बस ये याद रखेंगे कि इसका बेस ईयर चेंज हो गया है और इसमें जो बास्केट होती है जिसके बेसिस पे कंज्यूमर प्राइस डिसाइड किया जाता है उसकी संख्या बढ़ी है। जैसे कि ग्रामीण में पहले 299 वस्तुएं शामिल थी बास्केट में ग्रामीण वस्तुओं की, लेकिन अब वो बढ़ के 358 हो गई हैं। शहरी वस्तुओं की अगर बात करें तो ये 298 से बढ़ के 358 हो गई है। और अगर हम सर्विसेज की बात करें जो इसमें शामिल है तो ये 40 से बढ़ के 50 हो गई हैं। और आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसके खाद्य पेय है इसकी हिस्सेदारी घटी है, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा इसका घटक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के लिए कौन सा नया आधार वर्ष निर्धारित किया गया है, तो ये 2024 निर्धारित किया गया है। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। इसमें आप बस ये याद रखेंगे कि किसको, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंपनी को, आपको 4 कंपनी के ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है यंत्र इंडिया लिमिटेड को। देखिए, रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न 1 श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद यंत्र इंडिया लिमिटेड का बोर्ड सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना 500 करोड़ रुपए तक के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दे सकेगा, यानी कि इससे क्या मिल गई इनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई है या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल गई है, वित्तीय स्वायत्ता मिल गई है।
फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि अब क्या है कि यंत्र इंडिया लिमिटेड का बोर्ड सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना 500 करोड़ रुपए तक के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दे सकेगा। यंत्र इंडिया लिमिटेड कार्बन फाइबर कंपोजिट, गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन के पुर्जे और मुख्य युद्धक जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद बनाता है और कंपनी की बिक्री फाइनेंशियल ईयर 22 के 956.32 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 3108.79 करोड़ हो गई थी और निर्यात शून्य से बढ़कर कितना हो गया था, यानी कि निर्यात बढ़ के 321.77 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। और यंत्र इंडिया लिमिटेड ये 2021 में पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के माध्यम से स्थापित एक क्या है, रक्षा उपक्रम है, यानी कि एक डिफेंस कंपनी है। ये मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के बाद यंत्र इंडिया लिमिटेड सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कितने रुपए तक के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दे सकता है ये, तो ये 500 करोड़ रुपए तक के, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। एनएसओ डेटा, भारत में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। एनएसओ ने हाल ही में अक्टूबर दिसंबर 2025 तिमाही के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है। इसके हिसाब से क्या है कि समग्र शहरी बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में गिरकर कहां तक आ गई है, 4.8 पर आ गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घट के 4% हो गई है और शहरी क्षेत्रों में 6.7% रही, अगर हम क्षेत्रीय स्थिति की बात करें तो। और अगर इसमें देखा जाए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, तो जब बेरोजगारी कम हुई इसका मतलब ये हुआ कि लेबर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, यानी कि इसकी रेट बढ़ी है, तो ये बढ़ के कितना हो गया, ये बढ़कर 55.8% हो गई है। और श्रमिक जनसंख्या अनुपात पिछले तिमाही के 52.2% से बढ़कर 53.1% हो गया है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है, ये अर्थव्यवस्था में काम करने वाली या काम की तलाश करने वाली कामकाजी आयु की जनसंख्या होती है, जिसमें 15 वर्ष और उससे अधिक के लोग शामिल होते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है कि एनएसओ के नवीनतम आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 की तीसरी तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर गिर के कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 4.8%। ये आप मेनली याद रखेंगे, ये वाला डेटा। और ग्रामीण क्षेत्रों में 4%, अगर हम क्षेत्रीय स्थिति की बात करें तो। इसमें बाकी आप ओवरऑल ये याद रखिएगा कि एनएसओ के डेटा के हिसाब से भारत में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है और लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ के कितना हो गया है, 55.8 हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। एफसीआई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच चावल आपूर्ति समझौता हुआ है। 11 फरवरी 2026 को एफसीआई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच वैश्विक भूख राहत के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एफसीआई वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करेगा और यह समझौता 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 5 सालों के लिए वैलिड रहेगा। वर्तमान चावल की कीमत 31 मार्च 2026 तक के लिए 2800 रुपए प्रति क्विंटल तय करी गई है और मानवीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए चावल में अधिकतम 25% टूटा हुआ चावल ही स्वीकार्य होगा, इससे ज्यादा का स्वीकार्य नहीं होगा। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैश्विक भूख राहत के लिए एफसीआई और डब्ल्यूएफपी के बीच हुए समझौते के तहत कितने चावल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 2 लाख मीट्रिक टन का। स्टार्टअप मान्यता ढांचे में संशोधक डीपीआईआईटी की अधिसूचना। देखिए 6 फरवरी 2026 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी ने संशोधित स्टार्टअप मान्यता ढांचे को अधिसूचित किया है। इसमें क्या है कि स्टार्टअप मान्यता के लिए टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है और अब मल्टी स्टेट और राज्य सहकारी समितियां भी स्टार्टअप मान्यता के लिए पात्र होंगी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक टर्नओवर की लिमिट और ये पात्रता का जो विस्तार हुआ है ये, यानी कि अब मल्टी स्टेट और राज्य सहकारी समितियां भी स्टार्टअप मान्यता के लिए पात्र होंगी। और इसमें एक है डीप टेक स्टार्टअप। ये जो नई कैटेगरी है इसके लिए आयु सीमा 10 से बढ़ाकर 20 वर्ष और टर्नओवर की सीमा कितनी कर दी गई है,
300 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है। और इसमें प्रतिबंध किस पे है, तो स्टार्टअप्स को आवासीय रियल एस्टेट, गैर कोर भूमि, ऋण और अग्रिमों में निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब डीप टेक क्या है, तो यह उन स्टार्टअप को संदर्भित करता है जो वैज्ञानिक नवाचार और महत्वपूर्ण R&D पर आधारित अत्याधुनिक तकनीकों पर काम करते हैं। तो इसमें याद रखने योग्य पॉइंट ये है कि इसमें आप टर्नओवर की सीमा याद रखेंगे कि 100 करोड़ से बढ़ाकर 200 कर दी गई है, और इसमें किस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि आवासीय रियल एस्टेट, गैर कोर भूमि, ऋण और अग्रिमों में निवेश करने से इसको प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें पात्र कौन कौन है, तो मल्टी स्टेट और राज्य सहकारी समितियां भी स्टार्टअप मान्यता के लिए पात्र होंगी। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DPIIT द्वारा संशोधित स्टार्टअप मान्यता ढांचे के तहत स्टार्टअप्स के लिए टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 16वां वित्त आयोग कर हस्तांतरण की सिफारिशें। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट के साथ 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश हुई। सरकार ने आयोग की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 2026 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बरकरार रखा है। अब हम वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो कर राजस्व के वितरण का आधार तैयार करता है, यानी कि ये बताता है कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसका जो डिवीजन है वो सेंटर और स्टेट के बीच में कितना होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनका मानदंड क्या होता है, जो ये डिवाइड करते हैं पैसे को, इसका मानदंड क्या होता है। तो राज्यों के बीच करों के वितरण के लिए जनसंख्या, इनकम डिफरेंस यानी कि आय अंतर और पारिस्थितिकी जैसे मानदंडों को महत्व दिया जाता है। और यह सिफारिश केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के संतुलित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ये मेनली इसीलिए किया जाता है ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन समान रूप से हो। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2026 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत निर्धारित करी गई है, 41%। ये हो गए हमारे जो डिटेल्ड न्यूज थी वो, जो कि आपको पेज नंबर 25 पे दी हुई थी। अब हम इनमें पढ़ेंगे वन लाइनर। वन लाइनर आपको दिया हुआ है पेज नंबर 56 पे। अब आप इसको खोल लीजिए, पेज नंबर 56। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के वन लाइनर दिए गए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम उनको देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी गई है और इसकी संचालन अवधि 2025-26 से 2030-31 तक रहेगी। और इसमें जो कार्यान्वयन अवधि है इसको वित्तीय वर्ष 2033-34 तक की बढ़ाया जा सकता है। मेनली आप इसमें यह याद रखेंगे कि अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा और इसकी संचालन अवधि है 2025-26 से 2030 से 31 तक। और इसके बाद क्या है, UCF की लिए केंद्रीय सहायता, इसको मंजूरी दे दी गई है 13 फरवरी 2026 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है और इसका उद्देश्य है लचीले और जलवायु अनुकूल शहरों का निर्माण करना। स्टार्टअप इंडिया फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए स्वीकृत कुल कोष कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपए तक का है। ये वाली अभी हमने डिटेल्ड न्यूज में भी इसको पढ़ा था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें संशोधित मसौदों मानदंडों में कृषि ऋणों के भीतर कृषि तकनीकी पहल के खर्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है और इसमें मुख्य रूप से मिट्टी परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान और जैविक प्रमाणीकरण जैसे खर्चे शामिल हैं। इसके बाद क्या है, KCC योजना, हाल ही में कवरेज का विस्तार करने और संचालन के मानकीकरण के लिए RBI ने संशोधित, ये सब न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप सब छोड़ सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग टोल नियम, आंशिक रूप से संचालित राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क कम करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम क्या है, ये 2008। इसे बस मेनली याद रखेंगे कि आप इसको कम करने के लिए नियम, मतलब इसको कम किया गया है। अब राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह ये आयोजित किया गया है 12 से 18 फरवरी 2026 तक की। इसकी थीम थी विकास इंजन के रूप में क्लस्टर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में उत्पादकता को अधिकतम करना। फिर नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, NPC ने अपने 68वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 12 से 18 फरवरी 2026 तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह
मनाया, तो आप ये याद रखेंगे बस। ये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने अपनी स्थापना दिवस मनाया है 12 से 18 फरवरी के बीच। व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना ही है। एसी और एलईडी के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के चौथे दौर में 5 कंपनियों का चयन किया गया। व्हाइट गुड्स क्या होते हैं? व्हाइट गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक हेल्प के लिए होते हैं, और फॉर एग्जांपल एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? जो घरेलू कामों के लिए बड़ी मशीनें होती हैं, उनको व्हाइट गुड्स कहते हैं। इनका नाम व्हाइट गुड्स इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जब शुरुआत में आना शुरू हुई थी तो ये सिर्फ व्हाइट कलर की होती थी, इस वजह से इनको व्हाइट गुड्स कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू लीज सर्किट के लिए टैरिफ। जनवरी 2026 में घरेलू लीज्ड सर्किट के लिए टैरिफ की समीक्षा पर परामर्श पत्र जारी किया गया है, और इसका जारीकर्ता कौन है? ट्राई है। एमएसएमई ऋण विस्तार के लिए इक्विटी निवेश हुआ है, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और एमएसएमई के ऋण विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी गई है, और इससे संबंधित संस्थान कौन सा होगा? सिडबी होगा। गैर निवासियों से जुड़ी गारंटी का विनिमय आरबीआई द्वारा हाल ही में नियम अधिसूचित किए गए हैं, और क्या है ये? विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम 2026। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितनी है? 7.4 है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जीएनपीए के कई दशकों के निचले स्तर पर होने की बात कही गई है। रिपोर्ट का नाम है भारत बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र। नया अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र अटल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल रिसाइकलिंग पानीपत में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नया अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र कहाँ स्थित है? पानीपत में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मत्स्य पालन नियम आया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस नियम के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब, इस हब की स्थापना हैदराबाद शहर में की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस मेनली आप ये याद रखिएगा कि मत्स्य पालन के लिए, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत फिशरी के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की स्थापना हैदराबाद शहर में की गई है। क्यूएस एशिया रैंकिंग, इसमें आईआईटी दिल्ली ने भारत के शीर्ष संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीलामी के वाणिज्य कोयला खदान नीलामी, इसमें क्या है? नीलामी के 14वें दौर में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए 21 ब्लॉकों की पहचान करी गई है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत नामांकन प्रावधान 1 नवंबर 2025 की तारीख से प्रभावी हुए हैं। पेमेंट एग्रीगेटर के लिए संशोधित दिशा निर्देश, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसका विनियामक निकाय कौन होगा? आरबीआई होगा। हाल ही में कैबिनेट द्वारा मोकोमा मुंगेर कॉरिडोर निर्माण का हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत निर्माण किया जाएगा। ये है कहाँ? ये बिहार में है। और हाइब्रिड एन्युटी मोड क्या होता है कि इसमें सेंटर और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि पीपीपी मॉडल पे आधारित होता है। जैसे ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। इसमें केंद्र सरकार का लगभग 40% और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसका लगभग 60% हिस्सा इसमें शामिल होता है। ये दोनों मिलके काम करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है टोल पे और राजमार्ग वगैरह पे। इसके तहत क्योंकि ये हाईवे बनाया जा रहा है, ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो 40% सेंटर देगी और 60% प्राइवेट इंस्टीट्यूट देगा। और इतना करने के बाद सरकार का कंट्रोल रहेगा उसके संचालन पर और टोल टैक्स पर। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये क्या करेगी? ये एक फिक्स्ड अमाउंट एनुअली सरकार से लेती रहेगी,
और अब जो भी इसने पैसा दिया है बनने के लिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी ये गवर्नमेंट से, तो इसी को कहते हैं हाइब्रिड एन्युटी मोड। इसके बाद ये आप याद रखिएगा मोकोमा मुंगेर कॉरिडोर की लोकेशन की, ये है कहाँ, ये बिहार में है। मेक इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया है, मेड इन इंडिया। और इसका नाम क्या है, इस बीईवी का नाम क्या है, ई विटारा। तो आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ई विटारा क्या है, तो ये एक मेक इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये आप याद रखेंगे, ई विटारा। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा पाने वाली 3 सार्वजनिक उपक्रमों में से ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कंपनी इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है, मतलब इसको मिनी रत्न का भी दर्जा प्राप्त हो गया है। तो ये कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स थे इकोनॉमिक के, और जिसमें हमने डिटेल्ड और वन लाइनर दोनों कवर कर लिया है। तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, जो जो इम्पोर्टेंट है बस बार बार उन्हीं को रिवाइज करिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है आप उसको छोड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।